सो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है हम डी ब्लॉक कर रहे हैं बेटा। ठीक, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है। तो आज थोड़े से इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके पढ़ने शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फिनोमिना पढ़ना है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। Now, what do you mean by lengthenide contraction? Lengthenide contraction. इस डी ब्लॉक के चैप्टर की आन बान शान जो है वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ही है। ठीक, इसलिए अगर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ध्यान से पढ़ ले तो आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके पेपर्स में। ठीक, और एक जस्ट 1 सेकेंड मोर। तो चलिए, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और इसका कॉज क्या होता है। देखो बेटे, हमने क्या पढ़ा था, हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो हमारे पास लेंथेनम होता है, लेंथेनम हम बोलते हैं 57 पे होता है, और उसके बाद हमारे पास सीरियम होता है, सीरियम 58 पे शुरू होता है। इसको हमने निकाल के सीरियम से ल्यूटेशियम दैट इज 71, ठीक, 71 तक ये हमने निकाल करके अलग से बाहर रख दिए थे। ये एलिमेंट्स हमने निकाल के बाहर रख दिए थे, सीरियम से ल्यूटेशियम तक ये एलिमेंट निकाल के हमने बाहर रख दिए थे, और इसको हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा था। ठीक, हम इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते थे बेटा। और ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये लेंथेनम के बाद वाले, इसको हम लोग कहते हैं लेंथानाइड्स। लेंथानाइड्स, लेंथेनम के बाद वाले जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज लेंथेनाइड्स। गॉट इट और नॉट? ठीक, आफ्टर लेंथेनम वी हैव लेंथेनाइड्स। सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक हमारे पास लेंथेनाइड पाए जाते हैं बच्चे। ठीक, अब जो लेंथेनाइड्स की जहां तक हम बात करते हैं बेटे, तो लेंथेनाइड्स में अगर हम पीरियड में चलते हैं, यानी कि सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक चलते हैं, तो हमारे पास जो साइज होता है, साइज में ग्रेजुअल सा डिक्रीज पाया गया बेटा। देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज, देयर इज अ ग्रेजुअल और स्टडी डिक्रीज, यू कैन से देयर इज अ स्टडी डिक्रीज, स्टडी डिक्रीज in size, studies decrease in atomic radii, as well as ionic radii, while moving from cerium to ल्यूटेशियम। ठीक, जब हम सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ चलते हैं, सो देयर इज अ ग्रेजुअल, अ वेरी स्टडी, वेरी स्लो डिक्रीज, वेरी स्मॉल डिक्रीज। सिर्फ इतना डिक्रीज है कि इसमें एटॉमिक साइज का डिक्रीज अगर आप देखते हो, सीरियम से ल्यूटेशियम तक एटॉमिक साइज का जो डिक्रीज है वो सिर्फ 10 पिकोमीटर्स का डिक्रीज है। यानी अगर सीरियम का साइज देखोगे तो सीरियम के साइज में और हमारे इसके साइज में सिर्फ 10 पिकोमीटर्स का फर्क है। सीरियम का साइज जो होता है वो 183 पिकोमीटर्स होता है, 183 पिकोमीटर, और ल्यूटेशियम का साइज 173 पिकोमीटर होता है। सो ओनली 10 पिकोमीटर्स का फर्क आया व्हेन वी मूव फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम इन लेंथेनाइड्स, एंड दिस स्टडी डिक्रीज in atomic radii as well as ionic radii while we are moving from cerium to lutetium। ठीक, इसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा? कंट्रैक्ट होना, तो इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। देखो, एटॉमिक रेडियाई में 10 पिकोमीटर का फर्क है, जबकि आयनिक रेडियाई की अगर बात करो, आप आयनिक रेडियाई की बात करो, दैट इज सीरियम
3 पॉजिटिव टू लुटेशियम 3 पॉजिटिव, इसमें सिर्फ 18 पिकोमीटर का फर्क होता है। सीरियम 3 पॉजिटिव से लुटेशियम 3 पॉजिटिव की बात करें तो यहां पे सिर्फ 18 पिकोमीटर, 103 पिकोमीटर से लेके 85 पिकोमीटर इसका साइज होता है। द ओनली डिफरेंस इन 18 पिकोमीटर्स, यानी वेरी लेस डिस्टेंस डिफरेंस है बेटा हमारे पास। दिस इज वेरी लेस डिस्टेंस। तो हम क्या बोलते हैं कि दिस स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई as well as ionic radii while we move from cerium to lutetium is called as lanthanide contraction। इसी को lanthanide contraction बोलते हैं। यस बेटा अक्षय, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? यस बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो, बोलो। ओके, नाउ फर्दर ये जो lanthanide contraction हुआ, ये तो उसकी होगी डेफिनेशन। व्हाट इज lanthanide contraction? अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज lanthanide contraction, तो आप क्या जवाब देंगे? बोलेंगे स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियाई व्हेन वी मूव फ्रॉम सीरियम टू लुटेशियम इन लैंथेनाइड्स। इनको लैंथेनाइड बोलते हैं, ठीक। जो स्टडी डिक्रीज है इसको lanthanide contraction कहते हैं। नाउ अगली बात आती है, व्हाट इज द कॉज ऑफ lanthanide contraction? ये lanthanide contraction क्यों होती है? कॉज ऑफ lanthanide contraction, देखो बेटे, अगर हम F ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, हम इनको F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं सीरियम से लुटेशियम तक। इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारे पास 4F 1 to 14, फिर 5D 0 और 1, 6S2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। मतलब समझ लेना कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड का मतलब क्या है कि देखो बेटे, यहां पे पहले हमारे पास ये 4f ऑर्बिटल्स हैं, फिर ये मेरे पास 5d ऑर्बिटल्स हैं, और लास्ट में मेरे पास 6s ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है बच्चे, यहां पे आपको पता है f में कितने ऑर्बिटल होते हैं? f में बेटे 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल पाए जाते हैं f में। ठीक है जी। d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, और s में, अब बेटे ये 4f है, ये 5d है, और ये 6s है। अब अगर मैं एनर्जी की बात करूं कि इसमें एनर्जी किसकी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि समझ में आए। देखो बेटे, एनर्जी के लिए, एनर्जी का ऑर्डर देखने के लिए हम यूज करते हैं बोहर-बरी रूल। क्या यूज? सो वी यूज बोहर-बरी रूल। ठीक, हम लोग यूज करते हैं बोहर-बरीज रूल। ठीक, बोहर-बरी रूल हम यूज करते हैं फॉर, यू कैन से, बोहर-बरी रूल हम यूज करते हैं फॉर सीइंग द एनर्जी, एनर्जी का ऑर्डर देखने के लिए। अब मेरे पास यहां पे 4f है, 5d है, 6s है। बोहर-बरी रूल क्या कहता है बेटा? बोहर-बरी रूल कहता है कि हमें n+l देखना होता है। एक्सक्यूज मी सर, n+l। जी बेटे। सर अक्षय कह रहा है कि वो वेटिंग रूम में, उसको प्लीज एंट्री दे दो उसका। बच्चे कर दिया बेटा, अभी कर दिया। एक्चुअली क्या है कि जब मैं देख लेता हूं तो एंटर कर देता हूं। मैंने पहले ही कहा था कि 9:35 पे मीटिंग लॉक कर दूंगा, ये तो बाई चांस मैं कर नहीं रहा हूं, बात अलग। ठीक, सो n+l रूल हमें देखना है, बोहर-बरी रूल हमें देखना है। देखो बेटे, n इसका कितना है? 4। f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बेटा? f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। तो 4 + 3 मिला के टोटल कितना हो गया? 7। वहीं पर
अगर हम इधर बात करेंगे तो n की वैल्यू कितनी होगी 5, और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बेटा, बेटा d के लिए l की वैल्यू होती है 2। ये आपको याद होना चाहिए, s p d f, बेटे l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ठीक है जी। अब देखो बेटे, इसमें 5 + 2 ये क्या हो गया 7, यहां पे आया 6 + 0, ठीक, s के लिए 0, तो ये आ गया 6। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। होता ये है कि अगर हमारे पास n + l ज्यादा होता है तो एनर्जी ज्यादा होती है, n + l कम होता है तो एनर्जी कम होती है। क्योंकि 6s का n + l कम है तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम है, और इस वजह से हमारे पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाते हैं, ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें चले जाते हैं। हालांकि रेडियस का ऑर्डर तो यही रहेगा ना बेटा, पहले 4f आएगा, फिर 5d आएगा, फिर तो 6s आएगा, तो रेडियस का ऑर्डर ये रहेगा। जबकि एनर्जी का अगर ऑर्डर लेंगे तो एनर्जी का ऑर्डर अगर हम ध्यान देंगे तो वो होता है 6s की एनर्जी सबसे कम होगी। अगर n + l जो होता है बराबर होता है तो जिसका n बड़ा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। बट यहां पे 4f और 5d की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए थी, ठीक, लेकिन 4d, ये 5d, हमारे पास यहां 5d है और 4f है, इसकी एनर्जी लगभग सिमिलर सी होती है। होनी 4f की छोटी चाहिए थी, बट लगभग 5d और इसकी लगभग सिमिलर होती है, ठीक। बट f का जो साइज शेप होती है बहुत डिफ्यूज्ड होती है। f की शेप डिफ्यूज होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन पहले d में चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन d में, लेंथेनम का जो इलेक्ट्रॉन है वो d में चला जाता है। उसके बाद जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। आफ्टर having one electron in 5d, having one electron in 5d, अब एनर्जी का ऑर्डर आ जाता है 6s is less than 4f which is less than 5d, यानी अब इलेक्ट्रॉन d में नहीं भरते, उसके बाद 6s के बाद किस में आते हैं 4f में, अब इलेक्ट्रॉन सारे 4f में भरेंगे, यानी सीरियम से ऑनवर्ड सारे इलेक्ट्रॉन 4f में भरेंगे। उससे पहले ये 3 इलेक्ट्रॉन भर चुके होंगे, एक 5d में, एक 6s में। देखो बेटा 6s में इलेक्ट्रॉन क्यों भरते हैं वो तो समझ में आया कि एनर्जी कम है, चलो ओके इसमें भरेंगे। लेकिन 5d में एक इलेक्ट्रॉन क्यों भर जाता है कि शुरुआत में इनकी एनर्जी लगभग सिमिलर होती है, और जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं उस एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से इसकी एनर्जी एकदम से थोड़ी सी ऊपर हो जाती है और 4f की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। और ये इलेक्ट्रॉन इसलिए इसमें आता है क्योंकि f की शेप डिफ्यूज होती है, तो न्यूक्लियस का चार्ज इतना ज्यादा फील नहीं करते इलेक्ट्रॉन, जबकि d की थोड़ी सी शेप इतनी डिफ्यूज नहीं होती है तो न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा आसानी से फील करते हैं, इसलिए d में इलेक्ट्रॉन आसानी से पहले चला जाता है। बोलो बेटे ये क्लियर हुई मेरी बात? सर एक बार फिर से बताना, नेटवर्क इशू हो गया था। बेटे देखो, मैंने आपको कहा कि पहला इलेक्ट्रॉन हमारे पास वहां जाएगा जहां एनर्जी कम होगी, 6s की एनर्जी जो होगी वो कम होगी, क्योंकि इसका n + l कम होगा तो पहले दोनों इलेक्ट्रॉन 6s में चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास इन दोनों का n + l बराबर है, पर जब n + l बराबर होता है जिसका n ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो 4f की एनर्जी कम होनी चाहिए, 5d की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, बट अप्रोक्सीमेटली ये सेम ही होती है। बट क्योंकि f की शेप डिफ्यूज होती है जबकि d की शेप इतनी डिफ्यूज नहीं होती है, इस वजह से पहला इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। जैसे d में इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन के आने से इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो f की एनर्जी कम और d की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। अब सारे इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, अब इसके बाद कम एनर्जी में यानी f में अब इलेक्ट्रॉन जाने शुरू हो जाएंगे। बोलो समझ में आया भाई? अब यस सर। अब देखो बेटे, हमारा जो कॉज है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का वो क्या है, इसका मतलब सबसे बाहर 6s है, उसके बाद 5d है
और अंदर 4f है। 4f जो है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल है, एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल का मतलब सेकंड लास्ट शेल है, सेकंड लास्ट शेल है, ठीक। जबकि डी ऑर्बिटल पेनल्टीमेट यानी फर्स्ट लास्ट और ये लास्ट शेल है। अब इसका मतलब अगर मैं 2 मिनट के लिए ऐसे ही तुम्हें एक आइडिया दूं, हालांकि होता ऐसा नहीं है, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है। मान लो ये हमारे पास 4th शेल है, मान लो ये हमारी 5th शेल है, और मान लो ये हमारी 6th शेल है। ये अंदर की सारी शेल्स मैंने बना दी। ये 4th शेल है, ये 5th शेल है, और ये 6th शेल है। अब 5th शेल में 5d 5p वगैरह तो भर चुके होंगे, लेकिन 5d में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये है ना भाई। और 5 में एक इलेक्ट्रॉन होगा 5d में, बाकी s 5s में होंगे, 5p में होंगे, लेकिन d का इलेक्ट्रॉन यहां पे एक होगा। और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 6s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर? अब अगले इलेक्ट्रॉन जो कि हम सीरियम में सीरियम से ऑनवर्ड भरना शुरू करेंगे, पहले एक यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, सारा यहां पे जाएगा 4th में, यानी 4f में, इसमें जाएंगे 4f में। जैसे f में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन भी भरेंगे। तो हमारे पास होगा क्या ऐसे केस में, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन भरने शुरू होंगे वैसे प्रोटॉन भरने शुरू होंगे, तो होगा क्या, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता चला जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग। बट एफ जो होता है वो पुअर स्क्रीनर होता है, एफ की स्क्रीनिंग पावर पुअरेस्ट होती है, ठीक। इसलिए वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो 6s या 5d के इलेक्ट्रॉन है उसको स्क्रीन नहीं कर पाता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ थोड़े से खिंच जाते हैं, इसलिए साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। एंड दिस इज द कॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कॉज जब लिखोगे तो आप लिखोगे बिफोर फिलिंग the electrons in 4f we have to fill electrons in 6s and 1 electron in 5d. Now after that electrons has to be fed in 4f subshell, which is second last shell, जो कि second last shell होगा, ठीक है जी। as we know f orbitals are poor screeners. As we know, f orbitals are poor screeners. जो f orbital होते हैं उनकी स्क्रीनिंग पावर पुअर होती है। But with addition of electrons, nuclear charge increases. Nuclear charge, that is Z, increases. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, बट पुअर स्क्रीनर है। हम ये जानते हैं होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा, विद सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो बेटे जब हम इलेक्ट्रॉन एफ में भरते चले जाएंगे तो Z तो बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता जाएगा, बट क्योंकि स्क्रीनिंग पुअर है तो सिग्मा का इंक्रीज कम होगा, Z का इंक्रीज ज्यादा होगा, मोर, और सिग्मा का इंक्रीज लेस होगा। जब सिग्मा का इंक्रीज लेस होगा तो Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो these outermost electrons are held tightly by the nucleus,
ये न्यूक्लियस टाइटली खींचता जाएगा, साइज हल्का 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 छोटा होता जाएगा, एंड दिस इज द कॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। फटाफट से बोलो, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसका कॉज क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया? वेरी क्विकली आई वांट द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? ओके, वेरी Yes, sir. चलिए, नाउ मूविंग फर्दर। अब हमने ये पढ़ लिया कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का कॉज क्या होता है, लेकिन लेंथेनाइट कंट्रैक्शन पढ़े क्यों ये भी तो समझ में आए हमें, यानी इसके कंसीक्वेंसेस क्या है। व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन? मिटा दूं जी? हैव यू रिटन दिस? मिटा दूं? ओके, चलिए अब देखो बेटे, हम पढ़ेंगे कंसीक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन हो जाने से कहां कद्दू में तीर लगता है। ठीक, क्या कंसीक्वेंस है? देखो बेटे, सबसे पहला कंसीक्वेंस देखो, अगर हम नीचे जाएं अलोंग ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप, तो साइज हमेशा बढ़ता है ना बेटा? तो एक्सपेक्टेड है, हमारे पास एक्सपेक्टेड है, हमने 3 सीरीज पढ़ी थी बेटा, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। कि पहले 3D जिसमें 3D भरता है, फिर 4D जिसमें 4D भरता है, फिर 5D जिसमें 5D भरता है। तो एक्सपेक्टेड है कि 4D का साइज जो 3D का साइज हो वो छोटा हो, 4D सीरीज का साइज बड़ा हो, 5D सीरीज का साइज और भी बड़ा हो। बेटा जिन्होंने पिछली क्लास नहीं लगाई थी वो समझ ले, 3D सीरीज जिसमें सिर्फ 3D फर्स्ट सीरीज, दैट इज स्कैंडियम से लेके जिंक तक, 21 से लेकर के 30 तक, ये बेटा 3D सीरीज होती है। इसमें हमारे पास 3D ऑर्बिटल भरते चले जाते हैं, ये पहली सीरीज होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। उसके बाद ये टर्बियम से लेकर कैडमियम तक, ये टर्बियम से लेके कैडमियम तक ये अगली सीरीज होती है, ये 4D सीरीज होती है बेटा। इसमें 4D भरता चला जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है, 4D भरता चला जाता है। अगर आप 39 से लेके 48 तक देखते हो तो ये 4D सीरीज होती है, इसमें 4D भरता है। और फिर हमारे पास आता है लेंथेनम जो कि 57 पर है बेटे। उसके बाद लेंथेनम से सीरियम को बाहर निकाल दिया जाता है, सीरियम से ल्यूटेशियम, ठीक, यानी 58 से लेके 71 तक बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। और फिर हाफिनियम यहां से शुरू करते हैं, दैट इज फ्रॉम 72 और खत्म होती है मरकरी टिल 80, ठीक है बच्चे। तो ये आपकी 3D सीरीज है, ये आपकी 4D सीरीज है, ये आपकी 5D सीरीज है, और ये हमने F ब्लॉक निकाल के बाहर रखी है, F ब्लॉक निकाल के बाहर रखी है बेटे, ठीक। ये लेंथेनम के बाद वाले हैं तो इसको लेंथानाइड कहते हैं, लेंथानाइड्स कहते हैं बच्चे। और वहीं पर इसके नीचे एक्टिनियम होता है, पर एक्टिनियम जो होता है 89 पर, यहां से भी थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंसियम 103 तक निकाल के हम F ब्लॉक में रख देते हैं।
ये भी F ब्लॉक में है, ये एक्टिनियम के बाद होते हैं, इनको हम एक्टिनाइड्स बोलते हैं। उसके बाद फिर 104 से लेके 118 तक वो 6D सीरीज में माने जाते हैं। पर 6D सीरीज अभी हमारी वैसे तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन बुक्स अभी इसको इनकम्प्लीट बताती हैं, अभी कंप्लीट हो चुकी है। पर बेसिकली ये डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप हमेशा शेल्स का नंबर बढ़ेगा, शेल्स का नंबर साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो एक्सपेक्टेड है कि जो साइज हो वो 3D का छोटा, 4D का बड़ा, 5D का उससे भी बड़ा होना चाहिए था। बट एक्चुअली हमने क्या पाया, एक्चुअली हमने पाया कि साइज 3D का छोटा है, वो तो होना ही चाहिए था, लेकिन साइज ऑफ 4D और 5D अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हो जाता है। एक साइजेस ऑफ 4D and 5D is approximately series are approximately same। जैसे कुछ एलिमेंट्स के हम यहां पे डिस्कशन करें ताकि आपको समझ में आए। बेटा 4D में जर्कोनियम होता है, क्या होता है, जर्कोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 40 है, ठीक। और इसके नीचे हमारे पास होता है हाफिनियम HF, ठीक, जिसका एटॉमिक नंबर 72 है बेटा, ठीक। ये 3D सीरीज हो गई ऊपर वाली, ठीक, और 4D, ये 4D सीरीज में आएगा जर्कोनियम, ये 5D सीरीज में आएगा हाफिनियम, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास और भी लेते हैं, जैसे यहां पे NB नोएबियम है ना, NB 41, ठीक। इसी तरह से इसके नीचे TA, ठीक, दैट इज 73। अब इन दोनों के एटॉमिक रेडियस पे नजर मारना, तुम्हें पता चलेगा बेटा इसका एटॉमिक रेडियस 160 पिकोमीटर है, जबकि हाफिनियम का 158 पिकोमीटर है। प्यारे बच्चों, होना बड़ा चाहिए था, लेकिन हाफिनियम का छोटा हो गया। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और इसका 146 पिकोमीटर है, इसका 148 पिकोमीटर, यानी साइजेस लगभग सिमिलर है। इनके 5D और 4D के साइज लगभग सिमिलर है। क्यों है? क्योंकि 5D भरने से पहले 4F भर जाएगा और उसकी वजह से लेंथेनाइड कंट्रैक्शन हो जाएगी। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से जब हम लेंथेनम से सीरियम सैल्यूटेशन तक भरेंगे तो जितना साइज बढ़ना चाहिए था वो कम हो गया। जितना साइज यहां से यहां बढ़ना चाहिए था वो इस लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से कम हो गया। तो जब हम हाफिनियम में आएंगे तो साइज लगभग ऊपर वाली सीरीज के बराबर ही रहेगा। तो पहला कंसीक्वेंस क्या है? पहला कंसीक्वेंस है कि साइजेस ऑफ 4D एंड 5D सीरीज आर अप्रोक्सीमेटली सेम। और इसका रीजन है बेटे हमारे पास लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, क्योंकि 4D से 5D तक आते हुए जो साइज बढ़ना चाहिए था, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से वो छोटा हो गया, इसलिए जितना साइज यहां से यहां बढ़ना था उतना नहीं बढ़ा, ऑलमोस्ट सेम रह गया। तो साइजेस ऑफ 4D एंड 5D आर सेम ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। बोलो क्लियर? जल्दी जल्दी आंसर देने का यार, बहुत जल्दी। शाबाश, वेरी गुड। पहला कॉन्सिक्वेंस ये हो गया, ठीक, कि साइज ऑफ 4D एंड 5D आर अप्रोक्सीमेटली सेम एंड दैट इज ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, दूसरी बात बेटे, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो एक बात बताओ, जब हम ग्रुप में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होता है ग्रुप में? यस, बोलो, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होता है ग्रुप में? सुनीति, इंक्रीज करती है क्या आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में? डिक्रीज में सर। अरे नीचे जाते साइज बढ़ता है,
साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज। सो एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक्सपेक्टेड ऑर्डर 3D की सबसे ज्यादा, उसके बाद 4D, उसके बाद 5D होनी चाहिए थी। लेकिन जब हम एक्चुअल ऑर्डर देखते हैं, एक्चुअल ऑर्डर देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो 3D की तो चलो ज्यादा है, 4D की 5D से कम हो जाती है। क्लियर? यानी दूसरा कंसीक्वेंस क्या है इसका, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D becomes more than 4D। ये दूसरा कंसीक्वेंस हो गया कि हमारे पास 5D जो है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी 4D से ज्यादा हो गई। क्यों हो गई बेटा? जब नीचे आए साइज बढ़ता है तभी तो हमारे पास क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। बट यहां तो साइज बढ़ा ही नहीं, नीचे जाते हुए साइज लगभग क्या है, सिमिलर। इन दोनों का 4D का 5D का साइज लगभग सिमिलर है, बट बेटा 5D का न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा होगा। सो हम यहां पे बोल सकते हैं ड्यू टू यू कैन से लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड contraction, size of 4D is approximately equal to 5D, but nuclear charge of 5D must be more than 4D। बेटे नीचे जाके इलेक्ट्रॉन ज्यादा भरेंगे तो प्रोटॉन भी तो ज्यादा बढ़ेंगे। इस वजह से लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के साइज तो सेम होगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज 5D का ज्यादा है। Therefore 5D electrons are more tightly held, इसलिए 5D इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली खिंच जाएंगे, and therefore ionization enthalpy of 5D becomes more than 4D। बोलो बेटा क्लियर ये कंसीक्वेंस की नहीं? जल्दी जल्दी लिखना, यस नो, शाबाश, वेरी गुड, गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, शाबाश, वेरी गुड। ओके, अब कंसीक्वेंस नंबर 3 बेटा, that is separation of lanthanides in pure state becomes a formidable task। क्या? separation of lanthanides becomes a formidable task मतलब मुश्किल हो गया। देखो बेटे, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से साइजेस लगभग सिमिलर है ना। अब साइजेस सिमिलर तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग सिमिलर, और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात, उनको सेपरेट करना मुश्किल। तो प्योर स्टेट में लेंथेनाइड्स को अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साइजेस सेम है, लगभग सभी के साइजेस क्या है, सेम है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो इनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बेटा। समझ में आई? तो सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स बिकम अ वेरी फॉर्मिडेबल टास्क। ठीक, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन साइजेस आर सिमिलर, so their properties are almost similar। as their properties are similar, so they cannot be separated out easily from the mixture or an ore। एक और से इनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जिसके की वजह से मेरे प्यारे बच्चों ये अलग नहीं हो पाएंगे, इट बिकम्स अ वेरी फॉर्मिडेबल टास्क। तो प्योर स्टेटमेंट को लाना बहुत मुश्किल होता है। बोलो क्लियर और नॉट? जल्दी बोलना, जल्दी, क्विकली। जल्दी लिखो, जल्दी, क्विकली, यस और नो।
ओके, अब चौथी बात देखिएगा। चौथी बात बेटा, चौथी बात हमारे पास क्या आएगी यहां पर? फोर्थ बात हमारे पास यहां पे आएगी कि केमिस्ट्री ऑफ 4D एंड 5D एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। केमिस्ट्री ऑफ 4D and 5D elements are almost same, almost same। जैसे जैसे जर्कोनियम और हाफेनियम, इनकी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर हो जाती है। नोएडियम टेंटलम, इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी आपस में सिमिलर हो जाती है। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, यहां पे प्रॉपर्टीज का सिमिलर हो जाना, जर्कोनियम से हाफेनियम, नोएडियम टीए, ठीक, इनकी प्रॉपर्टीज का सिमिलर हो जाना, दैट इज ड्यू टू सेम साइज, अप्रोक्सीमेटली साइजेस सिमिलर है, और साइज सिमिलर है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो दिस इज अ वेरी बिग कॉज जिसकी वजह से इनकी केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। बोलो, ये भी क्लियर हो गया? चौथा पॉइंट भी ओके। पांचवा कंसीक्वेंस ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, विच इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पांचवा आपके पास आएगा, ध्यान दीजिएगा। पांचवा कंसीक्वेंस यहां मिटा दू भाई। फिफ्थ कंसीक्वेंस, बेटा पांचवा कंसीक्वेंस होता है हमारे पास, lanthanum hydroxide becomes stronger base than lutetium hydroxide। lutetium hydroxide, देखो बेटे, lanthanum यहां है, lutetium यहां है, तो lanthanum का हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि ल्यूटेशियम का हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से साइज ऑफ ल्यूटेशियम becomes smaller due to lengthenite contraction। ठीक, where size of lutetium becomes smaller due to lengthenite contraction, therefore forms stronger bonds with oxygen या OH, hence cannot give OH easily and becomes a weaker base, therefore a weaker base। इसलिए weaker base है बेटा, lengthenite contraction की वजह से ल्यूटेशियम का साइज छोटा हो जाएगा। अगर साइज छोटा होगा तो OH को स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, अगर OH को स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा तो आसानी से OH को नहीं दे पाएगा, और इसी वजह से ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हमारे पास एक वीकर बेस होता है, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्गर बेस होता है। बोलो, बात समझ में आई कि पिछली भी चली गई? तो प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, इट्स कॉज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, 102% क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर में इसमें से, +2 में भी, कंपटीशन में भी। ठीक, +2 में तो सीधे आता है, 5 नंबर का भी आता है, 3 नंबर का भी आता है। 3 नंबर का आता है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या है, उसका कॉज क्या है, और 5 नंबर का देते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, इट्स कॉज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक, तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होता है स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक एज वेल एज आयनिक साइज ऑफ लेंथेनाइट्स व्हेन वी मूव फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम, इट इज कॉल्ड एज लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। कॉज क्या होता है? कॉज होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फेड इन 4f orbitals after 6s and 5d, electrons are fed in 4f orbitals, which is anti-penultimate or second large shell, and they are poor screeners. So as electrons are fed, nuclear charge increases,
but screening effect does not increase much. So effective nuclear charge increases, outermost electrons are tightly held, size becomes smaller. ठीक, ये उसका cause हो गया. Consequences में size of 5D and 4D become same. दूसरी बात, ionization enthalpy of 5D becomes more than 4D. तीसरी बात, separation of lanthanide becomes a formidable task. चौथी बात, chemistry of 4D and 5D like zirconium and hafnium, niobium and Pa elements are almost similar, almost same. इनकी chemistry same होती है. And lastly, lanthanum hydroxide becomes stronger base and lutetium hydroxide becomes weaker base क्योंकि lutetium छोटा होगा तो OH को strongly पकड़ के रखेगा. अभी last बारी लिख दो, आपको lanthanide contraction and its cause and its consequences पूरी तरह से clear हो गया कि नहीं हो गया? Thank you बच्चों. Very nice, very nice, very nice. चलिए, अब ये तो हमने एटॉमिक साइज को एक्सप्लेन करते हुए इस टॉपिक को यहां ले लिया. हालांकि ये एफ ब्लॉक का टॉपिक था, लेकिन मैंने यहां इसीलिए लिया क्योंकि 5D का साइज अपन एक्सप्लेन कर रहे थे. ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं बैक टू दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, उसी को पढ़ना शुरू करेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम और पढ़ने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम यहां पढ़ेंगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. देखो बेटे, मस्त बात देखिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में. देखो बेटा, डी ब्लॉक में ना इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही जो है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे तो कुछ है भी नहीं इतना. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, देखो बेटे डी ब्लॉक में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट increases till the middle of series, and then decreases, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटे वो मिडल ऑफ सीरीज तक इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करता है. जैसे प्यारे बच्चों, अगर हम पहली सीरीज ले स्कैंडियम के मुकाबले टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, टाइटेनियम के मुकाबले वेनेडियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, वेनेडियम के मुकाबले क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्रोमियम से मैंगनीज का थोड़ा सा कम है, आयरन का हल्का सा ज्यादा है, और फिर निकल का कम, कोबाल्ट का और कम, कोबाल्ट का पहले, निकल का और कम, कॉपर का और कम, और जिंक का बहुत कम. यदि मिडिल ऑफ सीरीज तक आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा और फिर डिक्रीज हुआ भाई, मिडिल ऑफ सीरीज तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है और फिर डिक्रीज हो जाता है. मैंगनीज का थोड़ा मैं कोबाल्ट से भी कम ही लिख देता हूं. ठीक, so melting point increases till the middle of series and then decreases. ठीक, अब ऐसा क्यों होता है? देखो बेटे, ये सारे मेटल्स हैं और मेटल में होते हैं मेटालिक बॉन्ड्स. मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, ये डिपेंड करती है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर. डीलोकलाइजेशन ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. आपने सभी ने मेटल का मॉडल तो पहले मेरे से भी पढ़ा है और वैसे भी पढ़ा होगा कि पॉजिटिव चार्ज कैर्नल्स आर इमर्ज्ड इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा. वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव चार्ज कैर्नल उसमें पड़े हुए होते हैं. तो जितनी ज्यादा, जैसे मेटल का कोई एक मेटल है,
ये मेटल है, मेटल का पीस है, ये पॉजिटिव चार्ज केर्नल है, ये भी पॉजिटिव चार्ज केर्नल है, ये भी पॉजिटिव चार्ज केर्नल है। मान लो ये सारे पॉजिटिवली चार्ज केर्नल्स हैं, ठीक, दीज आर पॉजिटिव चार्ज केर्नल्स। और यहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन। ये सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन है जो अपनी जगह पे खड़े हुए नहीं रहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां होता है तो इसकी अट्रैक्शन यहां पे भी होती है, यहां पे भी होती है, यहां पे भी होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो इसकी अट्रैक्शन इसके साथ भी हो गई। जब ये यहां से यहां जाएगा तो इसकी अट्रैक्शन यहां पे भी होगी। जब ये यहां से यहां जाएगा इसकी अट्रैक्शन इसके साथ और इसके साथ भी होगी। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है पूरी शीट पे। हर केर्नल हर इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड होता है, हर इलेक्ट्रॉन हर केर्नल से अट्रैक्टेड होता है। इसी को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में करवाया था सॉलिड स्टेट, ठीक, इसी को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अब मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करता है डीलोकलाइज, जितना इलेक्ट्रॉन ये डीलोकलाइज करेंगे, जितना मूव करेंगे इधर उधर, जितना डीलोकलाइज करेंगे उतना सभी केर्नल के साथ इनकी अट्रैक्शन होगी। सो मोर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर इज स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। और ये डीलोकलाइजेशन दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहली चीज तो होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ज्यादा मूव करेंगे और उतनी ज्यादा मेटालिक बॉन्ड्स बनेंगे। जितने ज्यादा मेटालिक बॉन्ड बनेंगे स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। सो हम बोलेंगे मोर आर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर आर द नंबर of unpaired electrons, more is the strength of metallic bond, more is the strength of metallic bond. जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। मोर आर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। जैसे स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s2, टाइटेनियम की 3d2 4s2, इसकी 3d3 4s2, क्रोमियम की एक्सेप्शनल होती है ना 3d5 4s1, मैग्नीज की 3d5 4s2, आयरन की 3d6 4s2, इसकी कोबाल्ट की 3d7 4s2, निकल की 3d8 4s2, फिर कॉपर की फिर से एक्सेप्शनल होती है, क्या होती है 3d10 4s1, और जिंक की 3d10 4s2। देखो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये मेरे पास डी सबशन है और ये मेरे पास एस सबशन है। मान लो 3d, मान लो 4s, और ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल। 2 इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएंगे, सभी में है, जहां एक्सेप्शन है वहां 1 हो जाता है, बस वो यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। अब स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन आया, ये स्कैंडियम में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम यहां गिनते चले जाते हैं, स्कैंडियम में 1 हो गया, टाइटेनियम में 2 हो गए, ये लो, इसमें 3 हो गए, ये भी ले लो बेटे, इसमें 5 तो ये है, 1 ये है, तो इसमें 6 हो गए सीधे। देयर आर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस। मैग्नीज में यहां आ जाओ, कितने रह गए 5, ठीक। आयरन में यहां आ जाओ, कितने रह गए 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। उसके बाद इसमें 7, 1 इलेक्ट्रॉन और भर दो, कितने रह गए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मिडिल ऑफ सीरीज तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी बेटा।
मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। मिडल ऑफ सीरीज के बाद नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। ये नीले वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाएंगे, इससे मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी और मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेल्टिंग पॉइंट मिडल ऑफ सीरीज तक बढ़ता है और फिर डिक्रीज करता है। ठीक, क्या रीजन होता है इसका? इसका रीजन इज वेरी 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 सिंपल कि मिडल ऑफ सीरीज तक हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, एंड मोर इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, मोर इज डिलोकलाइजेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रॉन्गर इज द मेटालिक बॉन्ड। जितने मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे ऑब्वियसली उतना ही हमारे पास हम ये कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहीं पर बेटे एक टॉपिक और डिस्कस करता हूं, हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन, यहीं पे इस टॉपिक को भी देख लीजिएगा। नाउ व्हाट द हेल इज हीट ऑफ एटमाइजेशन? बेटे ये बहुत सारे एटम इकट्ठे रहेंगे, ठीक है ना जी, बहुत सारे एटम इकट्ठे रहेंगे, इनको अलग अलग करना, एक एक एटम अलग करना, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हीट ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे बेटा। ठीक, उसको हीट ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। ट्रांजिशन मेटल्स की हीट ऑफ एटमाइजेशन इज हाई, डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन इज हाई, और वो भी मिडल ऑफ सीरीज तक बहुत ज्यादा होगी फिर डिक्रीज करेगी। मिडल ऑफ सीरीज तक बहुत ज्यादा होगी फिर डिक्रीज करेगी बेटा। क्यों? जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसमें ओवरलैप्स ज्यादा हो सकते हैं आपस में, ओवरलैप ज्यादा होंगे आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे तो उनको तोड़ना मुश्किल होगा, तोड़ना मुश्किल होगा तो एटम्स को अलग अलग करना मुश्किल होगा बेटा, तो हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी हीट ऑफ एटमाइजेशन या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि उतने स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेंगे, उतने ओवरलैप के चांसेस होंगे, उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बोलो क्लियर और नॉट? सर इसकी डेफिनेशन क्या है एक बार हीट ऑफ एटमाइजेशन की? बेटा हीट ऑफ एटमाइजेशन की डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू एटमाइज द मेटल। मेटल को एटम अलग अलग करने के लिए जो हीट चाहिए, मेटल एक पूरा का पूरा से एक एक एटम को अलग अलग करने के लिए जो हीट चाहिए उसको हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। बोलो क्लियर? यस सर। तो एक तरह से मेल्टिंग पॉइंट की तरह ही होगा क्योंकि स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो बेटा जी मैंने बोला जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो ओवरलैप के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, तो ज्यादा ओवरलैप की वजह से हीट ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा रहेगी और मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेगा। ये तो लॉन्ग द सीरीज हो गया। अब बेटे जब हम ग्रुप की बात करते हैं, दूसरी चीज जो हमारे पास जिसके ऊपर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, पहली चीज थी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, दूसरी चीज थी साइज ऑफ कर्नल। साइज ऑफ कर्नल, बेटे कर्नल का साइज जितना बड़ा होता है ना पुत्र, उतना मेटालिक बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि कर्नल का साइज बड़ा हुआ तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होगा, अट्रैक्शन कम होगी, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक, खैर यहां ये इतना यूज नहीं होता है क्योंकि यहाँ साइज लगभग सेम है, कर्नल का साइज लगभग क्या आता है, सिमिलर सा आता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो बेटे देखो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाएं तो बेटे सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 3D सीरीज का कम, 4D का बहुत ज्यादा और 5D का बहुत बहुत ज्यादा, यानी मेल्टिंग पॉइंट्स का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता जाता है नीचे। ठीक, डाउन टू द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली इंक्रीजेस एंड डिफरेंस इज वेरी हाई। 3D का कम, 4D का बहुत ज्यादा, 5D का उससे भी बहुत ज्यादा। द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल। हालांकि अगर एस ब्लॉक में देखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन टू द ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज, क्योंकि वहां साइज ऑफ कर्नल बढ़ता जाता है,
एस ब्लॉक में डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है? डिक्रीज, कम होता है, ठीक, कम होता है। क्लियर? पर क्यों? क्यों कम होता है? क्यों? वहां पे साइज ऑफ कर्नल बढ़ता जाता है। यहां साइज ऑफ कर्नल लगभग सेम है, बट नीचे जाते न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि एफ में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उनकी स्क्रीनिंग पावर पुअर होगी, तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, ड्यू टू लेस इफेक्टिव शील्डिंग, ड्यू टू लेस इफेक्टिव शील्डिंग, लेस इफेक्टिव शील्डिंग of inner orbitals, जो कि f और d orbitals हैं, inner f और d orbitals, effective nuclear charge z defective increases, therefore metallic bonds become stronger, इसलिए मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं बेटा। क्लियर? और इसलिए आपका मेल्टिंग पॉइंट 5d का ज्यादा, 4d का कम, 3d का बहुत कम है। बोलो समझ में आया? जल्दी बोलो, बहुत कुछ करवाना है यार अभी। समझ में आ गया ना? लेकिन एक्सेप्शन देखिएगा बेटा, एक्सेप्शन देखिएगा। एक्सेप्शन में हमारे पास कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये नीचे है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे। इसके हिसाब से देखें तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होता है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर वो होना चाहिए था डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज, तो गोल्ड का इज मोर देन सिल्वर, इज मोर देन कॉपर, ये होना चाहिए था। बट इसका एक्चुअल ऑर्डर क्या है बेटा? इसमें एक्चुअल ऑर्डर कॉपर का ज्यादा, गोल्ड का कम और सिल्वर का कम होना चाहिए। सिल्वर और गोल्ड का तो कम है, लेकिन कॉपर का अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट देन गोल्ड, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कॉपर, स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड। बेटा एक्सेप्शन समझ में आई? सर एक बार फिर से बताना एक्सेप्शन। बेटे डाउनवर्ड जाते हो यार, कॉपर फैमिली में कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो डाउन द ग्रुप क्या बोल रहे हैं सर कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, तो भैया इसका सबसे ज्यादा, इसका उससे कम, इसका सबसे कम, लेकिन कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है, जबकि होना सबसे कम चाहिए था, लेकिन सबसे ज्यादा हो जाता है भाई। ठीक, क्यों हो जाता है ज्यादा? क्योंकि कॉपर का साइज छोटा होता है, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बोल समझ में आया कि नहीं भाई? आ गया सर। ये क्वेश्चन जो है ना, हजारों बार पेपर में पूछा गया कंपटीशन में, ये एक्सेप्शन। ठीक, दूसरी बात, यहां पे जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर लो मेल्टिंग। जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर लो मेल्टिंग। इवन मर्करी तो आपको पता लिक्विड ही होता है, मर्करी तो आपको पता ही है लिक्विड ही होता है। ठीक, मर्करी तो लिक्विड ही होता है। ठीक, ये लो मेल्टिंग है। क्यों लो मेल्टिंग पे मेल्टिंग है? क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? 0, तो मेटालिक बॉन्ड इज वीक, सो देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। जिंक, कैडमियम, मर्करी में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो मेटालिक बॉन्ड तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा डिपेंड करता है, तो मेटालिक बॉन्ड इज वीक, मेटालिक बॉन्ड इज वीक, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ये लो मेल्टिंग होंगे। ठीक, इवन हमारे पास मरकरी तो लिक्विड ही हो जाएगा। बोलो भाई, जिंक, कैडमियम, मरकरी के बारे में समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। लेकिन बहुत खास बात देखना, बहुत ही खास बात, मेल्टिंग पॉइंट में आपको मिडिल ऑफ सीरीज तक बढ़ा, फिर कम हुआ, डाउन द ग्रुप बहुत ज्यादा बढ़ा। क्यों बढ़ा?
ये एक्सेप्शन क्यों हो गई, जिंक कैडमियम मरकरी ये आपका स्लो मेल्टिंग क्यों होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात एक और बताता हूं। देखो बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट वाली एक और बात की डिस्कशन हम यहां पे करना चाहते हैं। वो क्या कि अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे यहां पे 5 अनफेड इलेक्ट्रॉन है मैंगनीज में, लेकिन आयरन में 4 है, फिर भी आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। इसी तरह से मैंगनीज में क्या था, टेक्नीशियम, टेक्नीशियम में भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और टेक्नीशियम का अगला एलिमेंट होता है रुथेनियम, रुथेनियम में 4 होते हैं, लेकिन अगेन मेल्टिंग पॉइंट रुथेनियम का ज्यादा होता है। यानी देयर इज डिप इन मेल्टिंग पॉइंट कर्व फॉर मैंगनीज एंड टेक्नीशियम। मैंगनीज और टेक्नीशियम जो है इसके मेल्टिंग पॉइंट में डिप क्यों है, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है। ठीक, होना चाहिए था ज्यादा, चलो क्रोमियम में तो 6 थे, इसमें 5 थे, उससे तो कम ठीक है, लेकिन आयरन से कम क्यों हुआ, डिप क्यों हुई। देखो बेटे, अगर मैं मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 3d5 4s2, इसी तरह टेक्नीशियम की लिखूंगा तो 4d5 5s2। बेटा ये दोनों हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये दोनों हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं। हाफ फील्ड मोर सिमेट्रिकल होती है, मोर सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं और इसलिए मोर स्टेबल होती है, देयरफॉर मोर स्टेबल। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड आर मोर स्टेबल बोलते हैं ना भाई। तो ये हाफ फील्ड है, देखो डी में 5 है, डी में 5 हाफ फील्ड होता है ना, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मोर सिमेट्रिकल मोर स्टेबल है, इसलिए इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड, देयरफॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड by nucleus and therefore their delocalization decreases, delocalization decreases, इनकी delocalization decrease कर जाती है and hence metallic bond strength decreases, metallic bond strength decreases and therefore melting point decreases। बोलो भाई समझ में आया कि मैंगनीज और टेक्नीशियम में डिप क्यों होता है। बेटा मैंगनीज और टेक्नीशियम में डिप इसलिए होता है, मैंगनीज हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड ज्यादा सिमेट्रिकल, सारी जगह पे इलेक्ट्रॉन होंगे और ज्यादा स्टेबल, इसलिए बाहर के इलेक्ट्रॉन टाइटली खिंच जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे तो उनकी डीलोकलाइजेशन कम हो जाएगी, और आपने पढ़ा कि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डीलोकलाइजेशन पे डिपेंड करती है। डीलोकलाइजेशन कम होने से मेल्टिंग पॉइंट की, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। बोलो बेटे बात समझ में आई कि नहीं, यस और नो क्विकली। एंड लास्ट बात फॉर टुडे, हार्डेस्ट नोन मेटल टंगस्टन होता है। ठीक, क्रोमियम फैमिली में क्रोमियम का सबसे ज्यादा है ना यहां पर, क्रोमियम के बाद मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम क्या टंगस्टन। सो हार्डेस्ट नोन मेटल इज टंगस्टन, हार्डेस्ट नोन मेटल इज टंगस्टन, मेटल इज टंगस्टन। क्योंकि आप ये देख ही रहे हैं, टंगस्टन को डब्ल्यू से लिखते हैं भाई, टंगस्टन, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि क्रोमियम फैमिली का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, और हमने बोला डाउन टू द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट वैसे ही बढ़ता है यहां पर। तो क्रोमियम का सबसे ज्यादा होना था अपनी फैमिली में, मॉलिब्डेनम का अपनी फैमिली में, और टंगस्टन का अपनी फैमिली में। और नीचे जाते मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, सबसे हार्डेस्ट नोन मेटल कौन सा हो गया, टंगस्टन। W इज द हाईएस्ट हार्डेस्ट नोन मेटल। बोलो बेटा क्लियर। यस सर। आज इतना ही करवाता हूं, इससे ज्यादा नहीं। आपको लेंथेनेट कंट्रैक्शन मैंने करवा दिया, उसका कॉज बता दिया, उसके कंसीक्वेंस बता दिए,
मेल्टिंग पॉइंट अलॉन्ग अ पीरियड बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट अलॉन्ग अ ग्रुप बता दिया, एक्सेप्शंस बता दी, ठीक, सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। रेस्ट नेक्स्ट, कल मिलेंगे अपनी अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस में, और परसों शाम को रात को इसी टाइम पे। थैंक्स लॉट।